सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। सो आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सेकंड लेक्चर है ये। सो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर जो हम लोग डिस्कशन वी आर गोइंग टू डिस्कस, और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो पहला जो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी क्या है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लो अगर आप इस डायग्राम को देखो कि कोई भी प्लांट है, सपोज करो देयर इज़ वन प्लांट, और इस प्लांट पे सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है इस प्लांट पे, एंड दिस प्लांट यूजिंग द सनलाइट, सनलाइट का यूज़ करके प्लांट जो है इट इज़ यूजिंग सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और सनलाइट के प्रेजेंस में प्लस सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट है वो अपना एक एनर्जी जो है एनर्जी आपका प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस एनर्जी। तो यहाँ पे CO2 है, H2O है, और सनलाइट के प्रेजेंस में इट विल प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी जो है दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वी कैन से सनलाइट प्लस CO2 एंड H2O। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रोडक्टिविटी है, लेवल ऑफ जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन है, सो दैट विल बी अ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस पहली बार में होगी, दैट विल वी कंसीडर इट एज अ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट विल बी कंसीडर्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें आप ये समझो कि इसमें से मान लो जो भी एनर्जी यूज हो जाती है, जैसे मान लो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, कई सारे प्रोसेस होंगे, जैसे कई प्रकार के आप देखोगे ना, मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, देयर आर मैनी मेटाबॉलिक फंक्शंस आर ऑल्सो देयर, बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं। सो उन मेटाबॉलिक फंक्शंस मतलब जैसे हमारे शरीर में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो भी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं उन चीज़ों के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही प्लांट के अंदर भी, प्लांट्स की भी बात करें तो बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं और उसमें एनर्जी का यूज़ हो रहा है, और जब आप जो भी फंक्शन है उस पर जो एनर्जी इस्तेमाल हो जाए उसको माइनस कर दो तो फिर आपकी आती है जिसे हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे आप याद रखो, अगर एक तरफ आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, एक तरफ आपका क्या है, यू हैव अ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से आपने रेस्पिरेशन को माइनस किया, मतलब आप मानो कि किसी भी पर्पस के लिए, सपोज करो कोई भी जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उस मेटाबॉलिक फंक्शंस में जो एनर्जी है उसको आपने माइनस किया, और फिर आपका जो बचेगा वो होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शब्द हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। विल यूज दिस टर्म दैट वी कॉल इट एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन एंड यू विल हैव अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखते हैं कि फूड चेन्स। अब एक दूसरी चीज आती है फूड चेन्स। फूड चेन्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो हम लोग पहले लेक्चर में देखा कि आपके पास एक तरफ प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद आपके पास एक तरफ कंज्यूमर्स हैं, और कंज्यूमर्स के बाद फिर आपका एक तरफ डिकम्पोजर्स हैं। एक तरफ क्या है, यू हैव डिकम्पोजर। तो एक तरफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड देन यू हैव डिकम्पोजर्स। तो ये जो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स हैं, बेसिकली इफ विल टॉक अबाउट देम, तो यहाँ पे क्या है, ये एक फूड चेन क्रिएट होती है। जैसे घास है, उसको एक गाय खा रही है, गाय को कोई दूसरा जीव खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, तो ये सब क्या होगा, इसे हम फूड चेन शब्द इस्तेमाल करते हैं। We use this term called as food chain। फूड चेन्स मेनली दो तरीके से होती है, एक होती है ग्रेजिंग और एक होती है डेट्राइटस। ग्रेजिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रास से, मतलब जो भी जीव ग्रास खाता, मान लो ग्रास को, जैसे मान लो ग्रास है और ग्रास को आपको कौन खा रहा है, गोट खा रही है। ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास इज ईटन बाय गोट, गोट इज ईटन बाय सम एनिमल, है ना, दैट एनिमल इज ईटन बाय टाइगर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका ग्रेजिंग फूड चेन होगी। सो जो भी फूड चेन ग्रास से शुरू होगी उसे हम क्या कहेंगे, वी विल यूज दिस टर्म कॉल्ड एज दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। उसके लिए हम ग्रेजिंग फूड चेन का शब्द हम वी विल यूज दिस टर्म कॉल्ड एज ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा जो एक फूड चेन है उसे हम डेट्राइटस शब्द इस्तेमाल करते हैं। डेट्राइटस बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे मान लो कोई भी और, मान लो एक प्लांट है, सपोज करो कि ये प्लांट है, ये प्लांट की पत्तियां गिर गई, अब क्या होगा, प्लांट या कोई भी जीव है वो गिर गई, अब मर गया, मरने के बाद क्या होगा कि ये जब ऑर्गेनिक मैटर जमीन में जाएगा तो बहुत सारे जीव होंगे, मान लो बैक्टीरिया है या बहुत सारे जीव होंगे, वो उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करके धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो चेन होती है इसे हम डेट्राइटस बोलते हैं, मतलब जो स्टार्ट हो रही है किसी मरे हुए जीव से,
या जो डेड ऑर्गेनिज्म है वहां से स्टार्ट हो रही है उसे हम डेट्राइटस फूड चेन बोलते हैं। शब्द याद रखना, इसके लिए जो फूड चेन इस्तेमाल होती है दैट इज डेट्राइटस फूड चेन हम कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फूड चेन गोज फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन हेट्रोवोर्स एंड देयर प्रीडेटर्स। तो वही लाइन लिखी हुई है कि एक बार प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स, बट यहां पे आपको ये समझना है कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, इसकी डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्टिंग हो रही है। बेसिकली कहां से स्टार्टिंग हो रही है, दैट इज बाय डेड ऑर्गेनिक जो मैटर है तो वहां से स्टार्ट आपकी हो रही है। तो जैसे मान लो मैनग्रोव्स हैं, मैनग्रोव्स की लीफ आपकी आ जाती हैं, ठीक है, यू हैव मैनग्रोव्स लीफ, ठीक है, एक तरफ मैनग्रोव्स की लीफ आ गई, फिर उसके बाद उसको लीफ को क्रैब ने खाया, फिर एक ये मोलस्क है, फिर नेमाटोड्स है, फिर स्मॉल फिशेस हैं, लार्ज फिशेस हैं। तो ये क्या है, कोस्टल इलाके हैं। तो ये मतलब आप मानो कि ये जो आपकी फूड चेन स्टार्ट हो रही है ये कोस्टल इलाकों में फूड चेन है। मैनग्रोव्स की लीफ जो गिरी है उसको क्रैब, मलस्क, फिर उसको नेमाटोड्स मतलब ये जीव है, उस जीव को फिश खा रही है, फिश को फिर लार्ज फिश खा रही है। तो ये भी आपकी डेट्राइटस के अंदर हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। इट विल बी कंसीडर एज अ डेट्राइटस, ठीक है। फिर एक कंसेप्ट आता है 10% ऑफ लॉ। अच्छा, जो बच्चे क्लास देख रहे हैं आप लोग से सभी से आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो और सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। काफ़ी सारे उसमें कंटेंट भी आ रहा है, तो उस कंटेंट को आप लोग जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सेस करें। जो भी फ्री मटेरियल का कंटेंट है मैं हिंदू के अंदर आपको बताता हूँ कि क्या क्या कंटेंट हम लोग फ्री अवेलेबल है। सेकंड, कई सारे कोर्सेज भी आ रहे हैं, आकलन सीरीज भी आएगी जहाँ पे आपके आंसर्स जो है वो रेगुलर चेक होंगे। सो 10% लॉ की बात करें तो एनर्जी फ्लो है एक तरीके से। सो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, मान लो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर्स है और डिकम्पोजर्स है। तो यहाँ पे आप खुद देखो कि जैसे मान लो यहाँ पे जो भी एनर्जी का ट्रांसफर है, एनर्जी का जो ट्रांसमिशन आपका हो रहा है वो जैसे मान लो यहाँ से प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक अगर जा रहा है तो 100 का मात्र 10 मतलब जैसे 1000 यूनिट यहाँ पे इसने प्रोड्यूस की, मतलब जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आप कह सकते हो या आप कह सकते हो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो उसकी 1000 यूनिट है। अब इसका मात्र 10% ही जाएगा, 1000 का 10% 100 यूनिट होगा, फिर नेक्स्ट उसमें 10% जाएगा 10 यूनिट और 10 से फिर फर्दर जाएगा 0.1, इस टाइप से ट्रांसफर होगा। तो मतलब जो एक जीव को प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खाएगा और इसको डिकम्पोजर जाएगा। तो यहाँ पे पूरी की पूरी चेन में जो एनर्जी ट्रांसफर है वो लगभग 10% ही है। इट मीन्स व्हाट कि मतलब इसे हम 10% लॉ भी कहते हैं। तो 100 यूनिट में से 100 यूनिट है, मतलब 10% जा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। उसके बाद 100 का 10% 10 हो गया, 10 यूनिट्स हो गया, 10 का 10% 0.1% हो गया। तो हर एक जो ट्रॉफिक लेवल एक शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे मान लो ये एक ट्रॉफिक लेवल है, दिस इज कॉल्ड एज एक ट्रॉफिक लेवल, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है और ये ट्रॉफिक लेवल 3 है और फर्दर इस टाइप से। तो यहाँ पे जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर है वो आपका मात्र 10% है। तो ये इसे कंसेप्ट यूज करते हैं दैट इज 10% लॉ। ये शब्द आपको याद रखना है, मतलब हर एक यूनिट मतलब जो भी यूनिट है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे मात्र 10% एनर्जी ही आपकी ट्रांसफर हो रही है। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज 10% लॉ। तो इसको आप लोग नोट कर लेना। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और वो क्या है, दिस इज बेसिकली द सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड चेन। मैं आपको बता देता हूं कि मेरे क्लास के ही नोट्स हैं, पहले पढ़ा रखे हैं, बहुत एक स्टूडेंट के द्वारा ही प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, ये मेरे क्लास के में ही प्रिपेयर ये किए गए हैं और वो मैं आपसे डिस्कस करूं। कल पहला लेक्चर हो गया, सेकंड लेक्चर ये आपका है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वैसे ये कोर्स वैसे भी सबको बहुत हेल्पफुल रहेगा जो दूसरे मतलब स्टेट लेवल के एग्जाम की भी अगर तैयारी कर रहे हैं। अब देखो फूड चेन स्टडीज क्या कहती है। फूड चेन स्टडीज हमें ये बताती है कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है तो इससे हमें इंटरेक्शन के बारे में पता चल रहा है। हमें पता है कि गोट है या डियर है, इसको आपका लिपर्ड खा रहा है और जो है, या आप मान सकते हो कि इसको आपका टाइगर खा रहा है। तो हमें क्या है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की फीडिंग रिलेशनशिप इनके बीच में किस प्रकार का है। ये चीज हमें पूरी की पूरी जो जानकारी है दैट वी कैन गेट। फूड चेन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एनर्जी, मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द इकोसिस्टम। अब हमें यह भी पता है कि जैसे हमने देखा कि 10% लॉ के बारे में वी हैव डिस्कस्ड।
10% लॉ के बारे में डिस्कस किया। तो इसका मतलब अगर हमें फूड चेन पता है तो वी विल अंडरस्टैंड कि कितना अधिक या कितना ज़्यादा या क्या कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कितना आपका एनर्जी ट्रांसफर जो है वो हो रहा है। दूसरा ये भी यू विल अंडरस्टैंड कि जो मूवमेंट है टॉक्सिक सब्सटेंस का, वो मूवमेंट किस प्रकार का है, मूवमेंट जो है टॉक्सिक सब्सटेंस का, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस इन इकोसिस्टम, दैट ऑल्सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वो भी आप समझोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना, एक तरफ जो जिसे हम 10% लॉ भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज 10% लॉ। तो यहाँ पे ये जो 10% लॉ है, दिस इज ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस व्हेन यू टॉक अबाउट द 10% लॉ। और फिर आपका जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये मतलब एनर्जी ट्रांसफर की जानकारी मिल रही है। और टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे कहा जाता है, जैसे मान लो प्रोड्यूसर है, उसमें कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो धीरे धीरे जैसे कंज्यूमर, फिर उसके बाद है, तो धीरे धीरे जो एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे मूवमेंट होगा, तो जो भी सब्सटेंस उसका एड ऑन होता चला जाएगा, उसे हम बायो एक्यूमुलेशन शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और एक टर्म और यूज होता है जिसे हम बायो मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म एक से दूसरी जब हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म जब मान लो जो भी ऑर्गेनिजम्स आप लोगे, तो एक ऑर्गेनिज्म से जब दूसरा ऑर्गेनिज्म इसको ये खा रहा है, तो यहाँ से ये जो ट्रांसफर है कि भाई कितना जो भी सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, कितना मूव कर रहा है एक से दूसरे में, तो वो हमें फूड चेन के माध्यम से ही पता चलेगा। और उससे हम बायो एक्यूमुलेशन मतलब कितना एक्यूमुलेशन नेक्स्ट जनरेशन में हो रहा है, और बायो मैग्निफिकेशन कितना एड ऑन हो रहा है, ये सारी जानकारी हमें मिल पाएगी आफ्टर द फूड चेन, मतलब बिकॉज ऑफ द फूड चेन। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके लिए आता है वो है फूड वेब। फूड वेब क्या है? फूड वेब बेसिकली अगर आप देखो तो बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं, यह फूड चेन्स अलग अलग जीव हैं, मान लो गोट है, लिपर्ड है, टाइगर है, और कई वुल्फ है, डियर है, तो यहाँ पे स्नेक है, ईगल है, ठीक है। तो ये ऐसी चेन है जिसको, जैसे गोट को लिपर्ड भी खा रहा है, और लिपर्ड डियर को भी खा रहा है, टाइगर डियर को भी खा रहे हैं, वुल्फ गोट को भी खा रहा है, डियर को भी खा रहा है, और उसके बाद आपका स्नेक को ईगल खा रहा है, इस टाइप से ईगल और भी जीव को खा रहा है। तो ये सब क्या है? जब आपका इंटरेक्शन हो जाए, किसका? इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन, अलग अलग जो फूड चेन है, उन फूड चेन को अगर आप कंबाइन करोगे, वो आपका क्या बनाएंगी? दैट इट विल क्रिएट अ फूड वेब। ये क्या बनाएंगी? दे विल क्रिएट अ फूड वेब। सो देयर आर मेनी फूड चेन्स जो कि इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दे आर इंटरलिंक्ड ऑल्सो, मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एंड दे फॉर्म स्ट्रक्चर, जो इंटरलिंक करके एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम फूड वेब भी कहते हैं। और जो बेसिक ऑपरेशनल प्रिंसिपल है फूड वेब के अंदर, ये क्या है कि हर एक स्पीसीज है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक से ज़्यादा पर निर्भर कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि एक ही स्पीसीज को दो जीव खा रहे हो और दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो, तो ये क्या है कि डिफरेंट फूड चेन जब एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी तो दे विल फॉर्म व्हाट वी कॉल इट एज फूड वेब, शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अब नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। सो यहाँ पे कहा जाता है कि एनर्जी ना कि क्रिएट की जा सकती है, मतलब यहाँ पे जो एक पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि एनर्जी नाइदर, मतलब एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो। इट मीन्स एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, और 100% एनर्जी कभी ट्रांसफर नहीं होता है। याद रखना, देयर इज दिस लॉ कॉल्ड एज 10% लॉ, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, उस बेसिस पे एनर्जी का ट्रांसमिशन आपका होता है। सो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ में क्या है? सन, सूरज के माध्यम से, जो सूरज है वहीं से एनर्जी आती है। फिर सन एनर्जी को प्रोड्यूस आपका करता है, ग्रीन प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सन की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, यूज करते हैं अपने डिफरेंट प्रोसेस में, जो है उसको मेटाबॉलिक फंक्शंस में आप कह सकते हैं कि वो जो एनर्जी है उस एनर्जी का इस्तेमाल आपका करते हैं। और जितने भी ये प्लांट्स हैं ये कंज्यूमर के द्वारा खाए जाते हैं। मान लो हर्बीवोर्स के द्वारा खाए गए, फिर कार्निवोर्स के द्वारा कार्निवोर्स के द्वारा खाए गए। तो ये जो है, ये पूरी की पूरी जो चेन है वो आपकी क्रिएट होती है, और इसी के तहत जो एनर्जी का ट्रांसमिशन भी होता है। और अलग अलग जो स्टेजेस हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मान लो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद आपका हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स के बाद आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, जो है प्राइमरी कंज्यूमर,
फिर आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है, यू हैव सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आपके पास टर्शरी कंज्यूमर है, यू हैव टर्शरी कंज्यूमर। तो ये क्या है, देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। तो आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ये क्या है, ये चेन है, और इसमें 10% रूल के माध्यम या लॉ के माध्यम से ही एनर्जी का ट्रांसमिशन या एनर्जी का फ्लो होता है। और अलग अलग जो स्टेजेस है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल शब्द इनके लिए इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, जो ट्रॉफिक लेवल शब्द है दैट इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो हमने ये क्या समझा, वी हैव अंडरस्टैंड द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। उसके बाद हमने समझा फूड वेब का कंसेप्ट है, वी हैव ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इज द फूड चेन। फूड चेन के बारे में भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड्स के बारे में लेट्स डिस्कस अबाउट द दीज पिरामिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें प्रश्न आता भी है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड है, जैसे मान लो अपराइट पिरामिड होता है, जैसे मान लो कि जनरली क्या होता है, पिरामिड इस तरीके से बनता है, तो पहले नीचे वाले में प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स। तो आप जैसे मान लो अपराइट पिरामिड है, जैसे ग्रास है, फिर मान लो कोई जीव है जो कि ग्रास को खा रहा है, उसे हम हर्बीवोर्स कहेंगे, और हर्बीवोर्स को जो खा रहा है वो कार्निवोर्स कहेंगे। तो ये पिरामिड इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा, ये प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हर्बीवोर्स को जो कह रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्निवोर्स को कर रहा है। तो जैसे कई प्रकार के ऑर्गेनिजम्स है, ये इन्वर्टेड पिरामिड है, दिस इज इन्वर्टेड पिरामिड। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ट्रीज है, ट्रीज में बर्ड्स है, बर्ड्स को, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ट्रीज है, ट्रीज से ज्यादा ट्रीज कहां पर, ट्रीज में जैसे मान लो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स को बर्ड्स खा रही हैं, और बर्ड्स बेसिकली ट्रीज में प्रेजेंट है। तो एक ही ट्री के अंदर 100 बर्ड्स हो सकती हैं, और जिन पैरासाइट्स को बर्ड्स खा रही हैं वो लाखों में हो सकते हैं। तो इट मीन्स व्हाट, ये जो है इन्वर्टेड बनेगा, क्यों, ट्रीज सबसे कम है, उससे ज्यादा बर्ड्स हैं, उससे ज्यादा पैरासाइट्स हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली जो नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बेसिस पे हम देखें तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड आपका बन रहा है। लेकिन जब आप एनर्जी की बेसिस में बात करोगे, है ना, तो एनर्जी हमेशा जो फ्लो होगा दैट विल ऑलवेज बी अपराइट। ठीक है, एनर्जी। तो नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इस तरीके से, मान लो ग्रास है, ग्रास ऑपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, और स्नेक से, तो ग्रासलैंड वाला अगर आप देखोगे, ग्रासलैंड वाली जो पिरामिड है, अगर आप नंबर के बेसिस में भी ग्रासलैंड वाली पिरामिड देखोगे तो दैट विल बी अपराइट, इट विल बी अपराइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर के बेसिस में अगर इसको देखोगे, जो ट्रीज से शुरू होगी दैट विल बी इन्वर्टेड। तो ये शेप पर याद रखना है, जब आप नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे अगर आप पिरामिड्स बना रहे हो तो ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी अपराइट ऑल्सो, मतलब ये सीधी भी हो सकती है। जैसे ग्रास है सबसे ज्यादा, उससे कम ग्रास ऑपर खाने वाले फ्रॉग और कम, फ्रॉग को खाने वाले स्नेक और कम, स्नेक को खाने वाला हॉक और कम। तो ये ग्रासलैंड आपका फूड चेन जो है वो आपका बन जाएगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर जैसे मान लो पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो पॉन्ड्स में क्या है, जैसे पॉन्ड्स मतलब जो आपके तालाब है, पॉन्ड की अगर बात करें, व्हेन यू टॉक अबाउट द पॉन्ड सिस्टम, इफ यू आर लाइक वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉन्ड सिस्टम, तो प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, और प्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं। जू प्लैंक्टन्स मतलब जो आप कह सकते हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट वाले हो गए, जू प्लैंक्टन्स मतलब छोटे जीव हो गए। तो जू प्लैंक्टन्स जो कि प्रेजेंट हैं, फिर आपको स्मॉल फिश खाएंगी, फिर लार्ज फिश खाएंगी, तो ये हम इसे पॉन्ड सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये प्लैंकोफाइट्स हैं जो प्लैंक्टन्स को खा रहे हैं, सबसे ज्यादा होंगे, स्मॉल फिशेस उनसे कम होंगी, लार्ज फिशेस उनसे कम होगी। तो यहाँ पे जो पिरामिड बनेगा नंबर वाला, वो हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और ये इन्वर्टेड पिरामिड बेसिकली अगर आप देखोगे, दिस इन्वर्टेड पिरामिड इज क्रिएटेड, इन्वर्टेड कौन से इकोसिस्टम के हम जो बात कर रहे हैं, दैट विल बी अंडर द पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में जब आप नंबर की बात करते हो तो दिस नंबर बेसिकली जो है, जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, जब आप नंबर की बात करते हो दैट विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड जो है वो आपका रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो ये जो पिरामिड्स हैं, इनकी शेप और ये सब थोड़ा सा ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। इन पे बिल्कुल प्रश्न जो है कई बार फ्रेम होता है, तो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट देम एज वेल। तो ये ध्यान में रखना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये भी एक फॉरवर्ड अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम लिख लो, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। राइट डाउन, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, राइट डाउन, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो ये क्या मतलब होता है कि
जब जैसे मान लो एक जगह है, ये जगह है, इस जगह पे पहले ट्रीज थे, घास थी, छोटे ट्रीज थे, आग लगी। अब यहाँ पे जो नया हैबिटेट बनेगा, आग लगी, अब नया चीज़ें तरीके से डेवलप होंगी, नया हैबिटेट बनेगा, नया इकोसिस्टम बनेगा, तो इसको हम जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा। मतलब समय समय पर क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, समय समय पर अगर आप देखोगे देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसफॉर्मेशन। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस में जैसे जो फिनोमेना ऑफ ट्रांजेक्शन एक कम्युनिटी से अदर, उसे हम सक्सेशन बोलते हैं। और ये क्या है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अलग अलग जो एनवायरनमेंट है उसमें अलग अलग जीव प्रेजेंट है, और जीव प्रेजेंट है, धीरे धीरे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं, इवोल्यूशन उनका होता रहता है। और इस तरीके से फिर एक लास्ट स्टेज में जो फाइनल स्पीसीज बनती है, जैसे किसी एरिया में एक ही प्रकार के पौधे हैं तो वो क्लाइमेक्स इकोसिस्टम जो है वहाँ का बनेगा, तो लास्ट स्टेज वाले को हम बोलते हैं दैट इज द क्लाइमेक्स इकोसिस्टम। फिर एक पहला एक टर्म होता है दैट इज प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या है? इफ द एरिया हैज बीन ऑक्युपाइड previously the process of initial invasion and then progress from one biotic community to the next is called as primary succession। जैसे बेयर रॉक, मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे एक रॉक है, खाली कुछ भी नहीं था, अब धीरे धीरे इसमें घास, अलगीज आई, फिर दूसरे जीव आए, फिर ऑर्गेनिजम्स आए, तो आपने एकदम इनिशियल शुरू किया है। तो जैसे खाली रॉक है उसमें कुछ नहीं था, धीरे धीरे एल्गीज, ग्रास और ये सब आने लग गई, तो ऐसे जो सक्सेशन होता है उसे प्राइमरी बोलते हैं। मतलब एकदम इनिशियली जीरो से स्टार्ट हुआ है तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। फिर आपका सेकेंडरी होता है ऐसा एरिया जहां पे लाइक मान लो कोई जंगल है, उसमें आग लग गई है, अब नए प्रकार का हैबिटेट आएगा, यहाँ पे नए प्रकार के ट्रीज आ सकते हैं, ट्रीज की जगह आपके जो है ग्रासेस आ सकती हैं, देयर इज कैन बी अ ग्रासेस। तो ये जो पूरा का पूरा है इसे हम सेकेंडरी सक्सेशन शब्द इसके लिए इस्तेमाल जो है वो करेंगे। विल यूज दिस टर्म कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। तो व्हेन एन एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द फायर और ह्यूमस एंड देन लेफ्ट अलोन सराउंडिंग द इकोसिस्टम मे ग्रेजुअली री इन्वेड द एरिया नॉट एन वंस बट थ्रू अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेजेस टर्म्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। इसी को क्या बोलेंगे? इट विल बी कंसीडर्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो शब्द हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी जहां जीरो से शुरू हो रहा है, सेकेंडरी मतलब पहले कुछ था, आग लग गई और फिर नया जो है वो आपका बन रहा है, तो उसे हम सेकेंडरी बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप जरूर से डाउनलोड करना है आपको, और आप व्यू पॉइंट भी जरूर से दें, ठीक है। संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी दिन आपकी क्लासेस रहेंगी, मैं अपलोड कर ही रहा हूँ इसको, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉजेस क्या हैं, इनिशियल कॉजेस क्या हैं। कई प्रकार के क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, मान लो आग लग जाना, बहुत हवा चलना, सॉइल इरोजन हो जाना, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाए, मतलब कोई भी फैक्टर हो जिसकी वजह से पूरा का पूरा वहाँ का इकोसिस्टम डैमेज हो जाए, तो वो एक फैक्टर आपका हो सकता है। फिर देयर आर लाइक प्लांट्स के बीच में कंपटीशन होना, ये भी है। और जैसे मान लो कि कई सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स भी आपके जो है वो भी हो सकते हैं। तो जनरली आप खुद इमेजिन करो कि कोई भी एरिया है, प्लांट का एरिया, मतलब कोई जंगल है, उस जंगल में आग लग जाए तब भी सक्सेशन होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा। कोई क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो जाए तब भी इकोलॉजिकल सक्सेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सक्सेशन आपका हो सकता है। प्लांट्स जो है उनके बीच कंपटीशन और नया स्पीसीज आ जाए और वो बहुत तेजी से बढ़ जाए तब भी सक्सेशन हो सकता है। तो बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सक्सेशन क्या है। पहला है न्यूडेशन, दूसरा इन्वेजन, फिर है कंपटीशन, फिर है रिएक्शन, और फिर आपका है क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन। न्यूडेशन मतलब इनिशियली स्टेज में कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसे हम न्यूडेशन बोलेंगे। फिर कोई स्पीसीज यहाँ एंटर करती है, पहले कुछ नहीं, उसे न्यूडेशन बोलेंगे। फिर कोई इन्वेड करता है, मान लो छोटा सा कुछ प्लांट है वो आ गया, फिर दो प्लांट आ गए, दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, फिर कंपटीशन में एक रिएक्ट करेगा, फिर लास्ट में जो स्टेज आएगा उसे हम क्लाइमेक्स स्टेबलाइजेशन भी बोलेंगे। क्लाइमेक्स स्टेबलाइजेशन शब्द उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। फिर आपका हाइड्रोस्फीयर की बात करें, हाइड्रोस्फीयर खासतौर से जो एक्वेटिक उसमें होता है, तो इसमें पहले फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, सेज मीडो स्टेज, वुडलैंड स्टेज और फॉरेस्ट स्टेज। तो ये क्या है कि मान लो एक जगह है, उस जगह पे एक बड़ा सा तालाब है, वो जंगल कैसे बनता है, तो पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, फिर उनमें धीरे धीरे रूट्स आएंगे, फिर धीरे धीरे वो फ्लोट करेंगे, फिर और तेजी से बढ़ेगा, फिर आपका
एक और एरिया बढ़ेगा, फिर वुड वाले प्लांट्स आएंगे और फिर एक बड़ा फॉरेस्ट बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब एक तालाब सा है, उस तालाब से एक पूरा का पूरा जो जंगल बन जाता है, तो उसकी ये अलग अलग स्टेजेस हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग पॉज करके जो है इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये है। अब उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोग सेशन को जरूर से लाइक करें, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द बेस्ट। 2024 का प्रीलिम्स हमें जरूर से निकालना है। सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपना जो भी है फीडबैक और सजेशन भी जरूर से दें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।